सोचिए, एक अपमान, उससे पैदा हुई एक प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा से जन्म हुआ एक अखंड साम्राज्य का। जी हाँ, ये कहानी है आचार्य चाणक्य की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपने ज्ञान को हथियार बनाकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए, आज इसी कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण सम्राटों का निर्माता बन गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर दुनिया का नक्शा बदल सकता है? चाणक्य का जीवन इस सवाल का एक जबरदस्त जवाब है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक सबूत है कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है एक अपमान, एक प्रतिज्ञा। ये सब शुरू हुआ मगध के साम्राज्य में, जो उस समय अंदरूनी कला और साजिशों से बिखर रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका भाग्य पूरे भारत के भविष्य से जुड़ने वाला था। चाणक्य के जन्म के साथ ही एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। वो जन्म से ही पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे। ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन उनके पिता को एक सम्राट नहीं, एक विद्वान चाहिए था। तो उन्होंने एक बहुत कठोर फैसला लिया और वो दांत तोड़ दिए। और ऐसा करके उन्होंने अनजाने में चाणक्य के भाग्य को एक नई ही दिशा दे दी। वो राजा तो नहीं बने, पर वो बन गए इतिहास के सबसे बड़े किंग मेकर। बचपन आसान नहीं था। उनके रूप रंग के लिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन चाणक्य ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी असली ताकत उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग है। उन्होंने हर अपमान को अपनी प्रेरणा बनाया और अपनी बुद्धि को एक तलवार की तरह तेज करने के लिए हजारों मील पैदल चलकर उस समय के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र तक्षशिला की ओर निकल पड़े। तो ज्ञान से लैस होकर जब चाणक्य मगध लौटे, तो उनका सामना हुआ सत्ता के नशे में चूर राजा धनानंद से। धनानंद को उनके ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। उसने बस उनके साधारण कपड़ों को देखा और भरी सभा में उनकी बेइज्जती की। उन्हें घसीटकर दरबार से बाहर फेंकवा दिया गया। ये सिर्फ एक ब्राह्मण का नहीं, ये खुद ज्ञान का अपमान था, और इसकी कीमत बहुत बहुत भारी होने वाली थी। और उसी अपमान की आग में वो प्रतिज्ञा जन्मी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अपनी खुली शिखा को हाथ में लेकर चाणक्य ने कसम खाई, ये चाणक्य अपनी शिखा तब तक नहीं बांधेगा जब तक तेरे इस घमंडी वंश का सर्वनाश न कर दे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये नंदवंश के नाम पर इतिहास का सबसे बड़ा डेथ वारंट था। तो अब आता है अगला पड़ाव, एक हथियार की खोज। देखिए, प्रतिज्ञा तो ले ली गई थी, पर सवाल था कैसे। चाणक्य के पास लक्ष्य तो था, पर साधन नहीं थे, ना सेना ना पैसा। उन्हें एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो उनकी बुद्धि का हाथ बन सके, एक ऐसा इंसान जो एक साम्राज्य को उखाड़ फेंके। तो खोज शुरू हुई। और ये हथियार उन्हें कहाँ मिला? किसी महल में नहीं, बल्कि एक जंगल में। चाणक्य ने कुछ बच्चों को राजकीलम यानी राजा का खेल खेलते हुए देखा। उनमें से एक छोटा लड़का जो राजा बना था, वो जिस अधिकार और निडरता से फैसले ले रहा था, चाणक्य उसे देखकर समझ गए उन्हें अपना अस्त्र मिल चुका था। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, उन्होंने उसे एक संपूर्ण शासक के रूप में ढाला। उसे तलवारबाजी के साथ साथ राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति भी सिखाई। लेकिन चाणक्य की तैयारी इससे कहीं आगे की थी। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और खतरनाक तरीका अपनाया। वो चंद्रगुप्त को खाने में रोज जहर की छोटी छोटी खुराक देने लगे। क्यों? ताकि भविष्य में कोई उसे जहर देकर मार ना सके। वो एक ऐसा राजा तैयार कर रहे थे जो हर तरह से अभेद्य हो। चलिए, अब बात करते हैं दो मोर्चों के युद्ध की। चंद्रगुप्त तो तैयार था, लेकिन चुनौती दोहरी थी। चाणक्य को एक ही समय पर दो दो लड़ाइयां लड़नी थीं। एक तरफ था विश्व विजेता सिकंदर, जो भारत के दरवाजे पे खड़ा था, और दूसरी तरफ था घर के अंदर बैठा सबसे बड़ा दुश्मन, मगध का राजा धनानंद। और चाणक्य ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां बनाई। सिकंदर के लिए, जो सीमा पर था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा, अफवाहें फैलाईं, अंधविश्वास का डर दिखाया। और धनानंद के लिए, जो राज्य के दिल में बैठा था, उसके लिए गुरेला युद्ध की रणनीति अपनाई। किनारों से हमला करो और धीरे धीरे केंद्र की तरफ बढ़ो। लेकिन ये सबक उन्होंने एक बड़ी गलती करके सीखा।
अपनी पहली कोशिश में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत बुरी हार मिली। इस गलती का असली सबक उन्हें एक साधारण गांव में मिला। वहां उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना, खिचड़ी को बीच से खाओगे तो मुंह जल जाएगा, हमेशा किनारों से शुरू करो। चाणक्य के लिए ये एक इशारा था। वो समझ गए कि साम्राज्य को केंद्र से नहीं बल्कि किनारों से जीतना शुरू करना होगा। अपनी इस नई रणनीति के साथ चाणक्य ने अपने सबसे गुप्त और घातक हथियार का इस्तेमाल किया, विषकन्या। जरा सोचिए, ये वो अनाथ लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से ही जहर की छोटी छोटी मात्रा देकर पाला जाता था, जब तक कि उनका पूरा शरीर ही जहरीला ना हो जाए। उनका बस छूना या चूमना ही मौत की सजा थी। और सुंदरता के इस जाल में फंसकर धनानंद के बड़े बड़े सेनापति एक एक करके मारे जाने लगे। किनारों को जीतने और दुश्मनों में फूट डालने के बाद अब समय आ गया था अंतिम प्रहार का। मगध का नया सम्राट तय होने वाला था। चाणक्य की कूटनीति ने धनानंद के साम्राज्य को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर दिया था और अब बाहर चंद्रगुप्त की सेना दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। चाणक्य ने धनानंद के दरबार में ही अविश्वास और धोखे का ऐसा जाल बिछाया कि मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे, सेनापति बिक गए। जब राजधानी अंदरूनी कलह से बिल्कुल कमजोर हो गई, ठीक उसी वक्त चंद्रगुप्त की सेना एक आंधी की तरह पाटलिपुत्र में घुस गई। और फिर वो पल आया। हारे हुए लाचार धनानंद के सिंहासन के सामने खड़े होकर चाणक्य ने शांति से अपनी वो शिखा बांधी जो सालों से खुली थी। सालों का अपमान, संघर्ष, सब कुछ उस एक गांठ में सिमट गया। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। अब बात करते हैं चाणक्य की विरासत की। साम्राज्य की स्थापना के साथ ही चाणक्य के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ बदला लेने वाले ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जीत के बाद की राह अक्सर जीत से ज्यादा मुश्किल होती है, और किस्मत उनके जीवन में एक और दुखद मोड़ लाने वाली थी। ये किस्मत का एक बहुत ही क्रूर मजाक था। जिस जहर से चाणक्य चंद्रगुप्त की रक्षा कर रहे थे, वही उनके वंश के लिए खतरा बन गया। एक दिन गर्भवती रानी दुर्धरा ने गलती से सम्राट का जहरीला भोजन खा लिया। रानी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन साम्राज्य के उत्तराधिकारी को बचाना जरूरी था। चाणक्य ने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया और अपनी तलवार से रानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा तो बच गया, लेकिन जहर की एक बूंद उसके माथे पर गिर गई और उसी निशान से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। जब बिंदुसार बड़ा हुआ तो सुबंधु नाम के एक दरबारी ने, जो चाणक्य से जलता था, उसके कान भरने शुरू कर दिए। उसने बिंदुसार को एक आधा सच बताया, जो कि पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उसने कहा, तुम्हारी माँ को चाणक्य ने मारा। बस इतना ही। ये सुनकर बिंदुसार के मन में अपने ही गुरु के लिए नफरत भर गई। इस झूठे आरोप से दुखी होकर चाणक्य ने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। लेकिन चाणक्य अपनी आखिरी चाल चल चुके थे। वो अपने पीछे एक गुप्त संदूक छोड़ गए थे। जब लालची सुबंधु ने उसे खोला तो उसे अंदर एक कीमती तेल मिला, जिसके साथ लिखा था कि इसे लगाने वाला अजेय हो जाएगा। लालच में सुबंधु ने वो तेल खुद पर लगा लिया, ये जाने बिना कि वो तेल नहीं, एक धीमा जहर था। चाणक्य ने कब्र से भी अपने दुश्मन को मात दे दी थी। चाणक्य का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी शासन और रणनीति पर दुनिया के सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक माना जाता है। उनकी चाणक्य नीति के सूत्र आज भी जीवन में रास्ता दिखाते हैं, और सबसे बढ़कर उन्होंने अखंड भारत का जो सपना देखा था, उसे सच करके दिखाया। एक ऐसा योगदान जो समय से परे है। और अंत में चाणक्य का जीवन हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई किसी भी साम्राज्य या तलवार से बड़ी शक्ति बुद्धि है? उनकी कहानी सुनने के बाद तो यही लगता है। तो अगर आचार्य चाणक्य के जीवन की ये प्रेरक कहानी अच्छी लगी हो, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि चाणक्य की कौन सी नीति सबसे शक्तिशाली लगती है।